कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके 12 विधायकों ने वीडियो जारी कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को समर्थन देने की बात दोहराई है। हालांकि कल से ही कमलनाथ खेमे के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बेंगलुरु में मौजूद सभी विधायक मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं। परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है वो किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। कि गद्दारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नहीं की, उनके साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने की है। ये जानते हुए कि सिंधिया जी की मेहनत ने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सरकार बनाई है और उस व्यक्ति को इतना उपेक्षित करना, उनके लोगों को उपेक्षित करना, एक और जहां आप बात करते हो कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ 12,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जाते हैं। क्या बाकी विधायक और बाकी मंत्री क्या झक मार रहे हैं? क्या हमारी उपेक्षा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में जनता के साथ छलावा कांग्रेस ने नहीं किया? 10 दिन का कर्ज माफी का जो ऐलान किया था, क्या हुआ उसका? हम पूछना चाहते हैं। आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है कर्ज माफी का क्या हुआ, भ्रष्टाचार रोकने का क्या हुआ, व्यापम का क्या हुआ। ये सारी बातें अब हम जिस भी पार्टी में आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाएंगे उसके माध्यम से हम उनके साथ जाएंगे। 20 के 20 पूरी तरीके से हम एक हैं और किसी प्रकार का संपर्क और जो टीवी हम देख रहे हैं, और मैं अपने विधायक भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। और सभी अपनी मर्जी से हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं। और जहाँ अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं। अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, सब मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं वहाँ इमरती देवी है और जितने हम 22 विधायक हैं सब हंसी खुशी से हैं और सब अपनी इच्छा से हैं। मनोज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। मनोज, जिस तरीके से दावा कमलनाथ सरकार कर रही थी कि वो अपनी सरकार को चला ले जाएंगे और कोई संकट नहीं है, तो कुल मिलाकर अब दावों की पोल खुलती हुई दिख रही है। वाकई, क्योंकि जिस तरह से इमरती देवी हो, ये मंत्री हैं तमाम जिनके हम बयान सुन रहे हैं, ये इमरती देवी हैं या महेंद्र सिंह हैं या उसके साथ साथ तुलसी सिलावट, तमाम लोग एक बात तो साफ तौर पर कह रहे हैं। और जो कांग्रेस का स्टैंड था, जो बताया जा रहा था कि वो तो गए तो थे, वो सारे लोग सिंधिया के समर्थक हैं, सिंधिया के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। वो सिंधिया के साथ तो है, मगर सिंधिया के बीजेपी जाने की स्थिति में इन मंत्रियों की, इन विधायकों का स्टैंड क्या होगा, क्या स्टैंड होगा, वो सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का ये कहना कि वो हमारे संपर्क में है, वो इस तरफ भी आ सकते हैं, उसकी तो कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है कि ऐसा होना नामुमकिन होगा। जी मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल के बाद कांग्रेस छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान जेपी नड्डा ने सिंधिया का स्वागत किया। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का अभिनंदन किया। नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब ये स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर शिवराज सिंह ने कहा कि पार्टी में महाराज और शिवराज एक है। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। यशोधरा जी मेरे साथ हैं। पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है। हम महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में। मनोज, मैं तो इसी पर आपसे जवाब लूंगी। महाराज और शिवराज एक है, इसका मतलब क्या है? वही मतलब जो शिवराज कह रहे हैं या फिर अभी तक ये मतलब था, आगे बदल जाएगा? अभी तक तो देखो, जब शिवराज सिंह चौहान से हमने ये सवाल पूछा कि पूरे चुनाव में जब भी इनके साथ प्लेन में जाते थे, जो कैंपेनिंग होती थी, तो चेहरे तो दो थे, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब राहुल गांधी यहाँ मध्य प्रदेश में आकर खड़े होते थे और मंदिर मंदिर जाते थे, चित्रकूट, महाकाल, और उसके आजू बाजू में दाएं बाएं अगर कोई होता था तो राहुल गांधी के साथ एक तरफ होते थे कमलनाथ और दूसरी तरफ होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जाहिर तौर पर निशाने पर भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ से ज़्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया होते थे, क्योंकि जाहिर तौर पर जो सिंधिया हैं वो मध्य प्रदेश के एक पॉपुलर है, मशहूर युवा नेता हैं। तो उस समय एक स्लोगन हुआ करता था, माफ करो महाराज, क्षमा करो महाराज। मतलब जरा सा कहीं भी कोई विषय उठा और बीजेपी की तरफ से जो कैंपेन चलती थी वो होती थी माफ करो महाराज। तो आज सीधे तौर पर जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने कहा कि हाँ भाई, वो पॉपुलर थे इसलिए उनको वो हमारे निशाने पर होते थे, और इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के अगर कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता मध्य प्रदेश में कोई था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। लेकिन अब शिवराज और महाराज एक साथ हैं। मनोज, आप रहिए हमारे साथ। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने पहली बार बयान दिया। राहुल ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इकलौते से ऐसे शख्स थे जो कभी भी मेरे घर आ सकते थे। राहुल ने कहा सिंधिया उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, राहुल गांधी जिनसे पहले ये सवाल पूछा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का साथ देने जा रहे हैं, तब तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अब जब वो ये कह रहे हैं कि वो एक अकेले ऐसे शख्स थे जो उनके घर कभी भी जा सकते थे और उनके साथ पढ़े हैं, तो एक भावात्मक जो कनेक्शन रहा है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार संसद भवन में उनसे पूछा गया कि जिस प्रदेश में आपने प्रचार किया था, सरकार बनी थी इतनी मेहनत से 15 साल बाद, वहां अगर इस तरह का मंजर सामने आ रहा है, एक बड़ा नेता छोड़ के गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कभी भी सीधी टिप्पणी नहीं की ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ के जाने पर। जब चलते चलते उनसे पूछा गया कि कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप उनसे मिलते नहीं थे, यानी सिंधिया से आप मुलाकात का समय नहीं देते थे, तब पलट के राहुल गांधी ने ये बात कही कि कम से कम ये नहीं मेरे ऊपर आरोप कोई लगा सकता, क्योंकि वो इकलौते शख्स थे जो चूंकि मेरे साथ कैंपस में थे और उस हैसियत से वो कभी भी, ही कैन वॉक इन माई हाउस एनी टाइम, कभी भी मेरे घर में वो आ सकते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये बात जरूर के पीछे इतनी बड़ी बातें छिपी हुई हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था जो ईज लेवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हमने देखा था ग्वालियर से लेकर संसद में, कांग्रेस पार्टी में जितने भी युवा नेता हैं या जितने भी नेता हैं, उनमें अगर सबसे ज्यादा रिश्ता राहुल गांधी का किसी के साथ था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी का हाथ पकड़ सकते थे, उनको ले जा सकते थे। और मुझे याद आता है बाबू जगजीवन राम की जयंती पर पार्लियामेंट में एक प्रतिमा उनकी है जहां पर फोटोग्राफ करना था और माला चढ़ा करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जा चुके थे, और जब प्रेस के लोगों ने कहा कि एक फोटो होनी चाहिए तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो राहुल गांधी को वापस हाथ पकड़ के लेके आए वहां पर, और उन्होंने एक फोटो खींच करके और मीडिया में वितरित की थी। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो जो ईज लेवल है, जो बचपन की दोस्ती एक तरह से होती है, उसका जरूर सा मुजाहिरा किया राहुल गांधी ने, ये कहते हुए कि मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से मैं मिलता नहीं था, क्योंकि वही एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जो मेरे घर में कभी आ सकते। तो सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कोई बात अभी भी नहीं कही है, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हाँ, इस आरोप का जवाब दिया है कि वो उनसे मिलते नहीं थे।
जी, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका तो है ही, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक बड़ा निजी नुकसान जरूर है सिंधिया का इस तरह से बीजेपी में जाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक इस बीच जयपुर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो बीजेपी विधायक हैं वो जयपुर पहुंचे हैं और ये जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें। यानी कि पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे यहाँ से 2 होटल बुक कराई गई है। एक ब्यूना विस्टा रिसोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा और दूसरा एक ट्री हाउस के अंदर, क्योंकि संख्या ज़्यादा, आप देखिए तस्वीरों के अंदर की कितनी संख्या के अंदर है और बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे हैं विधायकों की तादाद 83 प्लस 83 कांग्रेस के विधायक हैं और 3 उसके अंदर जी आप बताएं सर बचेगी 101%। आप बताएं कैसे सब एकदम फर्स्ट क्लास सॉलिड प्लान। क्या सरकार बताएगी? बिल्कुल बचेगी। मिले ऐसा फैसला लेंगे आपके पार्टी के लिए जी, ऐसे उम्मीद फैसले की उम्मीद थी आपको? जी मैडम, कितना है टोटल? 120 116 अलग देखेंगे। सर आप इधर सर शुभ नाम क्या आपका? शुभ नाम क्या आपका? रामलाल साहर है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, सरकार बच जाएगी? सरकार बिल्कुल बचेगी। हमारे 7 लोग हैं। कितने विधायक आए हैं यहाँ पर? हमारे पास कम से कम 160 लोग आए हैं। कितने दिन रहेंगे यहाँ पर जयपुर में? समय बताएगा। 2 दिन का कितने दिन का लगेज? सर आप नाम बताएं सर। 2 दिन। प्रदीप जायसवाल। ना कितना, आप कितने दिन का लगेज लेकर आए हैं? 2 दिन। 2 दिन रुकेंगे यहाँ पर? 2 दिन सरकार बच जाएगी? 100% बचेगी। सरकार सुरक्षित है। जितने बागी विधायक सब थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। क्या नाम है? बापू सिंह तंवर, विधायक राजगढ़। कैसा आपके साथ आएगा? नंबर क्यों नहीं आएगा? अभी संतोषी आदमी है, कहीं संतुष्ट होता ही आप बताएं, उम्मीद है पूरी सरकार बचेगी? 100% बचेगी, 100% कैसे बचेगी विधायक? अरे अभी देख लीजिए, अभी 112 विधायक हम साथ में आए अभी, और वो जो विधायक गए थे हमारे 100% सरकार बचना है। 112 निर्दलीय कितने हैं? अभी आप वहाँ काउंट करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश परमार। कितने निर्दलीय कितने हैं आप कितने बीजेपी के? निर्दलीय जो पहले थे सारे, वो सारे के सारे निर्दलीय साथ में ही सभी। सारे निर्दलीय साथ में पूरे ही। कैसे बचेगी सरकार? गणित क्या है? सरकार तो है, बची हुई थी सरकार तो पहले, वो तो खाली उनके साथ कोई जान ही रहा। आप देख लो ना, हम कल शपथ लेंगे, 12 बजे लेंगे, 2 बजे लेंगे, 4 बजे लेंगे, शपथ का ले रहे हैं। आप लोग कितने लोग आए हैं सर यहाँ पर? सर आप बताएं, सर नाम बताएं। सचिन जी थोड़े से इधर आए हैं। सचिन जी बताएं, कहाँ से विधायक हैं आप? मैं बड़वा से हूँ, मध्य प्रदेश। क्या उम्मीद है आपको कि क्या सरकार बच जाएगी? सरकार बिल्कुल बचेगी। कैसे, गणित क्या है? गणित ये है, 98 हम लोग हैं, 12 लोग हमारे बेंगलुरु से आ रहे हैं, इस तरह से, और निर्दलीय 4। 12 कैसे आएंगे? वो तो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। हम लोग आ रहे हैं, वापस आ जाएंगे, आपको पूरी उम्मीद है? आ गए। अच्छा, हमारे लोगों के बीच में आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोका जा सकता था? कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए थी? वो सब पुरानी बातें हैं। तो ये पुरानी बातें, और जो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बचेगी। भोपाल से कांग्रेस विधायक जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर से होटल ब्यूना विस्टा के अंदर पहुंच चुके हैं। ये 5 स्टार रिसोर्ट है। रिसोर्ट के अंदर विधायक जा चुके हैं, एंट्री बिल्कुल बंद हो चुकी है और उसके बाद में गार्डन में सामने तस्वीरें में देख सकते हैं कि यहाँ गार्डन में बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक हैं और हरीश रावत है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस रिसोर्ट के गार्डन में बैठे हों और इन तीनों पर बड़ी जिम्मेदारी है इस बात को लेकर, यहाँ विधायकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनसे कोई बात नहीं कर पाए, किस तरीके से विधायकों को यहाँ रखा जाए, सारी जिम्मेदारी इन तीनों पर है और ये तीनों यहाँ पर बैठकर रणनीति बना रहे हैं। मनोज हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, मध्य प्रदेश की सियासत की पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। वहीं दिल्ली पर नजर टिकाए हुए हैं अरुण। तमाम जानकारियां कांग्रेस मुख्यालय से आ रही है, हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले मनोज आपका रुख करेंगे। अभी हम देख रहे थे भवानी की वो रिपोर्ट जिसमें विधायक कह रहे थे कि हम 98 हैं, 98 हैं, 12 अभी आने वाले हैं, लेकिन वो 12 आएंगे कैसे? वो 12 वही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनके वीडियो जारी हुए हैं। दरअसल अब नया आंकड़ा जो भी आएगा वो बेंगलोर से आएगा। अगर बेंगलोर से वो विधायक नहीं आते तो कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि उन विधायकों के बारे में कांग्रेस कह रही थी कि उन
विधायकों से हम संपर्क में हैं। उन विधायकों में कई विधायक ऐसे हैं जिनको धोखे में रखा गया, जिनको ये बताया गया कि आपको, उनको पता ये था कि उन्हें सिंधिया के साथ जाना है, तो सिंधिया के साथ जाना है। दो तरह की कयासें लग रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जो पार्टी थी, मध्य प्रदेश विकास पार्टी, तो लोगों को एक बात ये भी लग रही थी कि हो सकता है कि सिंधिया अपनी वो मध्य प्रदेश विकास पार्टी को फिर से मध्य प्रदेश में जिंदा करने वाले हों। तो एक बात ये कही जा रही थी। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि वो धोखे में रखा गया उनको, और ये सारे विधायक 19-20 विधायक हैं जो बीजेपी में सिंधिया के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अब ज्यादातर ने वीडियो जारी करके कह दिया है, तो वो जो कह रहे हैं कि 1 दर्जन और आएंगे, 11 और आएंगे, तो वो ही आएंगे। या फिर दूसरा एक अगर इसमें हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, बार बार मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन अब वो संपर्क टूटा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अपने तमाम विधायकों को लेकर बड़े उनको महफूज तरीके से रखा गया है, सेफ कस्टडी में रखे हुए हैं। 105 से 6 विधायक जो हैं वो तमाम गुरुग्राम में दिल्ली बैठे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर अब ये 12 कहाँ से आएंगे, ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल सा सवाल है, जिसका जवाब या तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास होगा और या फिर ये जो विधायक इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल, अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, जिस तरीके से कांग्रेस जरूर दावा करे, क्योंकि आखिरी गेंद तक आप पिच पर टिके रहना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक क्या ये किस तरफ इशारा कर रही है कि आप स्पीकर को खुद ही ये बोलते हैं कि जो बेंगलुरु गए हैं विधायक, आप उनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। अगर वो आपके संपर्क में है तो आप उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग क्यों कर सकते हैं? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है वहां पर यह है कि जब तक फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये तय नहीं हो जाता कि विधायक किसके साथ है, यानी बहुमत किसके साथ है, तब तक दोनों पार्टियों के पास बहुमत है। क्योंकि उसकी परीक्षा अभी हुई नहीं है, इसलिए कोई भी जंग में जाने से पहले कोई भी जो जनरल होता है वो हथियार नहीं डालता है, और अपने विधायकों पर भरोसा बनाए रखने की वजह दोनों के पास है। जहां तक 12 विधायकों के वापस आने का सवाल है, जैसे ही ये खबर लगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप के लोगों ने उन 12 विधायकों के छोटे छोटे वीडियो बनवा करके जिस रिसोर्ट में रुके हुए हैं और मीडिया में जारी कर दिया, और सब ये कह रहे हैं कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। तो ये जो माइंड गेम चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो उस दिन तक चलता रहेगा जब तक फ्लोर ऑफ द हाउस ये तय नहीं हो जाएगा कि किसके पास संख्या बल है, सरकार किसकी बनने वाली है, या तो कमलनाथ रहने वाले हैं या वो हटने वाले हैं। इस बीच जो आपने देखा था ट्वीट, शिवराज सिंह चौहान का पूरा कैंपेन जो था विधानसभा का, माफ करो महाराज पे था, और अब कह रहे हैं स्वागत है महाराज, शिवराज है आपके साथ। तो ये जो समीकरण बदल रहे हैं, ये अभी भी इसके कई रंग आपको दिखाई देंगे। जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है, आप देखिए वहाँ जयपुर में किस तरह से हरीश रावत और मुकुल वासनिक अपने विधायकों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर गुड़गांव में बीजेपी के विधायक हैं। ये ज़रूर है कि कुछ विधायक ऐसे अभी भी हैं जिनका मन डोल सकता है, जिन तक अगर संपर्क हो जाए तो वो बैक कर सकते हैं, और इसीलिए देखिए कि दोनों जगह पहरेदारी ज़बरदस्त है। तो अभी थोड़ा वक्त और लगेगा तस्वीर साफ होने में, अभी दावा दोनों कर रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस लगातार सिंधिया पर निशाना तान रही है। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, एक जबरदस्त ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, जिसमें राधिका खेड़ा लिख रही है कि इतनी बार वो मिनिस्टर रहे, इतनी बार 4 बार सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस महासचिव पद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे, 6 लोग उनके मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, फिर भी उन्हें कौन सी ऐसी सेवा करनी थी जो उन्होंने ये कदम उठा लिया? क्या इस तरह सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही बातें आ रही हैं या फिर आम लोगों के बीच भी यही चर्चा है? कांग्रेस की तरफ से ये बातें आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो ये बात कही जाती है, और ये बात कही गई, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कही कि जो सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में मिला था, वो सम्मान उनको बीजेपी में नहीं मिलेगा। ये सीधे तौर पर बड़े बड़े नेता कांग्रेस के कह रहे हैं, और उनका कहना है कि क्या कमी थी, वाकई क्या कमी थी। 6 मंत्री बनाए गए थे। सारे समीकरण दरअसल उस वक्त बदले जब लोकसभा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए। किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि 2 सीटें, भले ही कैसी हवा चल रही हो, मोदी लहर चल रही है, लेकिन 2 सीटें कहीं ना कहीं से बीजेपी से जो कांग्रेस है वो निकाल लेगी, छिंदवाड़ा और गुना शिवपुरी। लेकिन जब गुना शिवपुरी में सिंधिया हार गए, उसके बाद मध्य प्रदेश के हालात वाकई बहुत बदल गए, और उसके बाद सिंधिया को ना ही पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि उनकी तरफ से मांग थी, और तीसरा सबसे अहम बात है कि सिंधिया जिसका चेहरा दिखाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था, वो सिंधिया राज्यसभा की सीट के लिए लड़ाई लड़ा था। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, चाहे दूसरे तमाम बड़े नेता हो, सबने बार बार कहा कि हम तो उन्हें राज्यसभा में भेजने को तैयार थे। तो जाहिर तौर पर ये तो एक बात है, कांग्रेस दावे करे, ये भी समझना होगा, और ये कांग्रेस को खुद आत्ममंथन करना होगा कि आपका मध्य प्रदेश का इतना बड़ा चेहरा जिस पर आप चुनाव लड़ते हैं, वो आपको छोड़कर एक अगर राज्यसभा की ही टिकट की बात है तो आप वहां
क्यों चला जाता है, ये उन्हें मंथन करना होगा। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इधर आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि संसद में दिल्ली हिंसा पर बहस के दौरान कांग्रेस और बीजेपी में जमकर वार पलटवार देखने को मिला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा के दौरान सरकार को घेरते हुए पूछा कि दिल्ली में 3 दिन तक हिंसा होती रही, इस दौरान गृह मंत्री कहां थे। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और दिल्ली हिंसा पर दिए सोनिया गांधी और वारिस पठान के बयान को हिंसा भड़काने वाला बताया। दिल्ली की दंगा अगर कोशिश करते तो क्या हम रुक नहीं पाते? दिल्ली हिंदुस्तान की दिल कहला जाता है, जहां हिंदुस्तान की कोने कोने से लोग आते हैं रोटी रोजी के लिए, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई पहुंच जाते तो उनका हाथ खाली नहीं रहते, कुछ ना कुछ काम उनको मिल जाते हैं। अन्याय के लिए गुहार लगाने, न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने दिल्ली आते हैं, न्याय प्राप्त करने के लिए दिल्ली आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ा पंचायत हमारे पार्लियामेंट सारे हिंदुस्तान की आम लोगों की बात रखने के लिए बने हैं। यहाँ हमारा प्रधानमंत्री जी है, हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी है। हिंदुस्तान की चाहे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सबका हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान की दिल्ली हमारा कैपिटल है। यहाँ कोई पुलिस की कमी नहीं है, और वो पुलिस है जिनको हम एलीट पुलिस मानते, जिस पुलिस को हम मॉडल पुलिस मानते, जिनकी हथियार की कभी कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की कमी नहीं है, सबसे ये लेस है हमारे दिल्ली के पुलिस वालों ने। और दिल्ली सिर्फ नहीं, अगर चाहे तो आप पैरामिलिट्री फोर्स हजारों की तादाद में बुला सकते हैं, आजू बाजू चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है। फिर भी ये घटना क्यों घटी, और वो भी 3 दिन लगातार। 3 दिन लगातार ये घटना कैसे घटी, इसके जवाब कौन देगा? सरकार को देना पड़ेगा, और खासकर हमारा गृह मंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली की रखरखाव, कानून व्यवस्था सारे की जिम्मेदारी हमारा गृह मंत्री की है। 3 दिन आप कहां थे, ये जरूर हमें कहलाना पड़ेगा। सीए के विरोध में सबसे पहले जेएनयू के कुछ छात्र खड़े हुए और सबने समझा ये तो सीए का विरोध है। अब सीए का विरोध किस लिए कि कुछ अल्पसंख्यक जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, भारत में 25-25 साल से पड़े हुए हैं, उनको किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी उनको नागरिकता देने की। और उस सब के बाद में वो मामला शिफ्ट होता है जामिया में। जामिया में पुलिस थोड़ी सख्ती करती है, तो पुलिस को डिफेंसिव करके कि ये पुलिस जो है वो व्यक्ति की बोलने की आजादी के खिलाफ है, ऐसा इल्जाम पुलिस पर लगा दिया जाता है। तो पुलिस थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है कि भैया मोदी जी के राज में सबको बोलने की आजादी, हरकतें करने की आजादी है। आप शाहीन बाग से लेकर सारा प्रकरण अगर आप देखते हैं, जामिया के बाद में 14 दिसंबर 2019 को अरे उससे पहले की फुटेज भी देखो अध्यक्ष जी वो लाइव फुटेज उससे पहले की भी देखो, जो मार काट करके लाइब्रेरी में मुंह पर गमछा पहनकर बैठ जाते हैं, किताबें बंद होकर पढ़ना शुरू करते हैं, वो फुटेज भी देखनी चाहिए। अध्यक्ष जी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली होती है। उस रैली में सोनिया जी का बयान है आर पार की लड़ाई होगी, सड़कों पर सब निकलो। प्रियंका जी का बयान है कि कायर होते हैं जो घर से नहीं निकलते। राहुल जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी काफी उत्तेजनात्मक बयान दिए। 14 तारीख के इन सब बयानों के बाद 15 दिसंबर को शाहीन बाग में लोग बैठना शुरू कर देते हैं, और शाहीन बाग 14 के बाद 15 से ये हरकत शुरू होती है। 3 महीने तक दिल्ली की सड़कों को रोक कर ये लोग बैठते हैं, और उसके बाद 17 तारीख को उमर खालिद का बयान है कि डोनाल्ड ट्रंप देश में आएंगे और हमें सड़कों पर उतरना है। उनको बताना है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जनता के खिलाफ हैं। 19 तारीख को वारिस पठान का बयान है
कि हम 15% भले ही हो 85% पर भारी पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इन सब चीजों के लिए आप कपिल मिश्रा को जिम्मेवार ठहराएंगे? इन सब के लिए आप दिल्ली पुलिस को जिम्मेवार ठहराएंगे? उकसाने का काम और कट्टरपंथी का काम तो इस देश में बहुत दिन से चल रहा था। और अरे भैया, अगर रोक दिया होता तो आप ही कहते इस देश में बोलने की आजादी नहीं है, अपने विचारों की आजादी नहीं है, विचारों, और इसी की वजह से पुलिस डिफेंसिव मोड में थी। और कुछ जजेस, कुछ के मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जजेस कुछ का मानना है जब तक धरना हिंसात्मक ना हो तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। अब धरना कब हिंसात्मक होगा ये बैठ के कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? और जिन जजेस के इन्होंने नाम लिए, इनको बहुत एक्सपीरियंस है जजेस के अपॉइंटमेंट से लेकर बाकी चीजें लिखवाने का, इसीलिए ये जानते हैं क्या क्या होता है। इनको ये नहीं पता कि बिना रेकमेंडेशन के सरकारें ट्रांसफर नहीं करती, और ट्रांसफर ही किया था, ट्रांसफर तो पहले हो चुका था। मैं तो कहूंगी एक दिन कि आईबी की जो रिपोर्ट्स है ना कुछ लोगों के बारे में, उनको पब्लिक कर देना चाहिए, सबको समझ आ जाएगा। 24 तारीख को दिल्ली में जब हिंसा भड़की, गृह मंत्री अपने निवास पर शाम 7 बजे, और इसीलिए मैं आपसे पूछती हूं कि आप किस तारीख की बात कर रहे हैं? दंगा 24 तारीख को शुरू हुआ है 12 साढ़े 12 बजे दिन में, और 7 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार, गृह सचिव, आईबी के निदेशक, आईबी के अन्य उच्च अधिकारी और दिल्ली के पुलिस आयुक्त सब लोग शामिल थे। गृह मंत्री ने हिंसा का विस्तार से आकलन लिया और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। ये रात को 1 बजे तक लगातार स्थिति का आकलन करते रहे। 25 फरवरी को गृह मंत्री ने दिन की शुरुआत गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से की। इसके उपरांत दोपहर 12 बजे गृह मंत्री ने नॉर्थ ब्लॉक में प्रमुख राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ दिल्ली की स्थिति पर एक बार और बैठक ली। इस बैठक में श्री अनिल बैजल, उपराज्यपाल दिल्ली अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली सुभाष चोपड़ा, अध्यक्ष कांग्रेस दिल्ली श्री मनोज तिवारी, भाजपा अध्यक्ष दिल्ली से श्री रामवीर भिदुड़ी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और अन्य लोग उपस्थित थे। इस बैठक में गृह मंत्री ने उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्थिति को नियंत्रित किया जाए। गृह मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे लोगों के मन से भय और व्याप्त अफवाहों को दूर करने के लिए अपने सांसदों, विधायकों, पार्षदों और पार्टी कैडर को जनता के बीच और प्रभावित इलाकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भेजें। उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी जनता के साथ बातचीत शुरू करने और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए स्थानीय अमन समितियों के साथ काम करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुनः दिल्ली में स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में गृह सचिव और निदेशक आईबी के साथ बैठक की गई। दिल्ली पुलिस को सशक्त करने के लिए श्री एन श्रीवास्तव को विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नियुक्त किया गया। शाम 6:30 बजे गृह मंत्री ने अपने आवास पर गृह सचिव, आईबी के निदेशक, डिप्टी एनएसए, दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री एन श्रीवास्तव और अन्य अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में शांति बहाल करने और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त फैसले लिए गए। मैसेज जाना चाहिए, सौहार्द का मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक भाषा में, एक स्वर में निंदा करते हैं। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ सियासत हो रहा है और इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, ये नहीं लोगों को लगना चाहिए। तो इसलिए एक स्वर में निंदा करना चाहिए। बीजू जनता दल इस हाउस में सभी पार्टियों के साथ स्वर मिला के पूरी तरह से भर्त्सना करती है, निंदा करती है जो 3 दिन 4 दिन दिल्ली में फरवरी 24, 25, 26, 27 को हुआ। समय कम है सभापति जी, मैं इसलिए 5 मुद्दे रखना चाहता हूं अपनी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से। नंबर 1, Mr. Chairperson, we believe that there was definitely some kind of conspiracy that played out in these riots. The US President was here in the full glare of the international media. He flew 20 hours to be in India for one night.
हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, संसद में हम देख रहे हैं कि दिल्ली हिंसा पर चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली हिंसा में सीधे तौर पर मीनाक्षी लेखी जब बोल रही थी तो उन्होंने वारिस पठान और सोनिया गांधी को इन दंगों के पीछे की भूमिका बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब एक और नया बवाल शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली दंगों को लेकर जो सोनिया गांधी के दिसंबर के महीने में बयान का जिक्र करते रहे, इससे पहले पार्टी फोरम पे भी उनके नेता यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया था और आज संसद में भी मीनाक्षी लेखी ने बात दोहराई। तो जाहिर सी बात की इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया और राजनीतिक बयान देखने को मिलेगा। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने बोला था और इसके बाद जब अन्य कांग्रेस के सदस्यों की जब बारी आई भवन में लोकसभा में बोलने के लिए, तो इसका रिएक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दो बातें एकदम साफ है। एक तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि सीए की आड़ में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जबकि विपक्ष कह रहा है कि बिल्कुल असफल थी दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय और लिहाजा उच्च स्तरीय जांच इस पूरे के पूरे मामले में होनी चाहिए। उधर दिल्ली हिंसा पर कुछ प्रोफेसर और बुद्धिजीवियों की टीम ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में दिल्ली हिंसा पर एनआईए जांच की मांग की गई और इस टीम में वरिष्ठ वकील मोनिका अरोड़ा और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हिंसा के लिए पीएफआई ने फंडिंग की थी। तो ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी कि जब ट्रंप यहाँ पर हो तब इसको एस्केलेट किया जाए और पूरे दुनिया में फैलाया जाए कि आप देखिए जो हिंदुस्तान है वहाँ पे माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि एनआईए को इंक्वायर करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जो टेरर लिंक्स हैं वो बॉर्डर के बाहर तक जाते हैं। जो ब्रुटैलिटी से मर्डर्स हुए हैं, एक चाकू नहीं मारा उन्होंने, 400 बार चाकू मारा अंकित शर्मा को, ब्रुटैलिटी से आंखें निकाली और लाश को फेंक दिया। तो ऐसी जो ब्रुटैलिटी है तो आईएसआईएस में ही हमने देखा था, या जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वही करती थी, हिंदुस्तान में कम देखा गया था। और इस बीच एक बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के 7 सांसदों का लोकसभा से निलंबन वापस लिया गया है। सभी दलों की बैठक के बाद स्पीकर ने फैसला लिया है। दरअसल लोकसभा में हंगामे की वजह से कांग्रेस के 7 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और अब ये बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि कांग्रेस के 7 सांसदों का लोकसभा से निलंबन वापस हुआ है। लगातार विरोध भी किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस तरह कैसे निलंबन किया जा सकता है पूरे बजट सत्र के लिए। और इस बीच सभी दलों की बैठक के बाद स्पीकर ने फैसला लिया है। दरअसल लोकसभा में हंगामे की वजह से कांग्रेस के 7 सांसदों का निलंबन किया गया था। दिल्ली हिंसा में पीएफआई फंडिंग मामले में स्पेशल सेल की जांच में कई अहम जानकारी मिलने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से गिरफ्तार दानिश ने पूछताछ में बताया कि पीएफआई सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था। खबर यह भी कि 23 से 25 फरवरी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा में इसी संगठन का हाथ सामने आया। पीएफआई की ओर से आर्थिक के साथ साथ दूसरी मदद भी हिंसा के दौरान की गई। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक दानिश ने बड़े पैमाने पर साजिश की बात बताई है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिली? देखिए, स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत जो दूसरे नॉर्दर्न एरिया है इंडिया के, वहां के पूरे क्षेत्र में जो है पीएफआई का जिस तरीके से नेटवर्क है और इसको लेकर फंडिंग की बात सामने आ रही है, तो दानिश से कई चीजें सामने आई हैं कि दिल्ली में किस तरीके से जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर फंडिंग के जरिए पीएफआई अपना काम कर रही थी और साथ ही जहां जहां पर सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर फंडिंग के जरिए मुहैया कराई गई हैं। तो ये सारी चीजें दानिश के हवाले से, जो गिरफ्तार लड़का हुआ है उसके हवाले से ये सारी चीजें स्पेशल सेल को मिली और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बड़ी गिरफ्तारी पीएफआई की तरफ से होने वाली है। पीएफआई के कोई बड़े लीडर को अरेस्ट किया जा सकता है और साथ ही कई मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी अरेस्टिंग के लिए धरपकड़ तेज की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि पीएफआई जो है पूरी तरीके से रडार पर है स्पेशल सेल के, और स्पेशल सेल जो पीएफआई के जितने भी लीडर्स राजधानी दिल्ली में काम कर रहे थे और जितने भी मेंबर्स हैं उनको रडार पर लेकर एक बड़ी लीड पर काम कर रही है और ये दावा किया जा रहा है। और साथ ही कई ऐसे भड़काऊ भाषण जो देश में अलग अलग प्रदर्शन स्थलों पर दिए गए थे कुछ नामचीन लोगों ने, उनको भी रडार पर रखकर जांच कर रही है और जल्दी ही बड़ा खुलासा करने की यहाँ पर बात की जा रही है। दीपक, शुक्रिया।
इधर यस बैंक मामले में ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि राणा कपूर के बैंक अधिकारी होने के दौरान 30,000 करोड़ के लोन वापस किए गए थे, जिसमें 20,000 करोड़ के लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट घोषित कर दिया गया था। ईडी के मुताबिक जिन 78 कंपनियों को लोन दिया गया था वो राणा कपूर के परिवार की हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किए जाने वाली कंपनियां भी राणा कपूर की थी। तो ये इस वक्त ईडी की तरफ से महत्वपूर्ण दावा किया जा रहा है। तो अगर ये दावा अगर इन्वेस्टिगेशन में सही साबित होता है तो आप ये समझ लीजिए कि कैसे अपने ही परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए देश भर में लोगों की जो गाढ़ी कमाई यस बैंक में जमा है उससे खिलवाड़ किया जा रहा था। यस बैंक मामले में ये महत्वपूर्ण खबर, ईडी ने कोर्ट में ये दावा किया है कि राणा कपूर बैंक अधिकारी होने के दौरान 30,000 करोड़ के लोन उन्होंने वापस लिए थे। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये महत्वपूर्ण दावा है और अगर इन्वेस्टिगेशन में सच्चाई सामने आती है तो कैसे खिलवाड़ किया जा रहा था आम लोगों की कमाई के साथ, ये साफ हो जाएगा। उसमें अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला ये सामने आ रहा है। अगर ईडी के दावों की हम बात कहें, पहले जो पीएनबी बैंक का घोटाला आया था वो 13,700 करोड़ रुपए का था। उसके बाद पीएमसी बैंक जो पंजाब महाराष्ट्र बैंक घोटाला था वो 6,300 करोड़ रुपए का था। और अब ये जो यस बैंक का घोटाला सामने आया है उसमें ईडी ने दावा किया है कि जब राणा कपूर यस बैंक के फाउंडर थे तब उन्होंने अपने टेन्योर में 30,000 करोड़ के लोन दिए हैं। उनमें से 78 कंपनी जांच में ऐसी मिली कि उनमें से 78 कंपनी ऐसी हैं जिनमें 20,000 करोड़ का लोन दिया गया है। और ईडी का सबसे बड़ा खुलासा यह था कि ये जो 78 कंपनियों को 20,000 करोड़ का लोन दिया गया है वो राणा कपूर की परिवार वालों की ही कंपनियां हैं, जिसमें उनकी बेटी भी शामिल है, उनकी पत्नी और बाकी जो उनके दामाद हैं उन सब की कंपनियों में ये लोन दिया गया है। इस बात की जांच के लिए ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से 7 दिन की रिमांड की मांग की है और कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी रकम को कहां किस किस अकाउंट में भेजा गया उसकी जांच करनी बेहद जरूरी है। साथ ही साथ 30,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ के जो लोन है वो किसको दिए गए, किस तरीके से दिए गए और देने के बाद क्या राणा कपूर ने इस पूरे मामले में रिश्वत ली है या नहीं, उसको भी ईडी जांच करना चाहती है। यानी कि जो ईडी का शिकंजा है वो राणा कपूर पर लगातार कसता जा रहा है। अब ये काफी बड़ा अमाउंट सामने निकल कर आया है और ईडी यही दावा कर रही है कि इन 30,000 करोड़ की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। इसी वजह से ईडी पूरी कोशिश कर रही है कि कोर्ट से वो ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड मांग सके ताकि राणा कपूर के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा सके। विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा। और अब बात कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के बाद भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब बढ़कर 60 हो गई है और ये चिंता का सबब भी अब हो गया है क्योंकि लगातार ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर और सतर्कता बरतने की तरफ भी इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। केरल में 8 नए मरीज अभी तक पाए गए हैं, वहीं दिल्ली और राजस्थान में कोरोना वायरस के एक मरीज सामने आए हैं। रवि सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां से अभी केसेस आए हैं नए? देखिए, ताजा जो मामले हैं उनमें से 8 केरल के हैं, 1 राजस्थान और 1 दिल्ली, यानी कि 10 मामले कल से लेकर आज में एक ही दिन में 10 मामले आना एक बड़ी चिंता का विषय है। अब तक 50 मामले थे कल सुबह तक, लेकिन ये ताजा जो आंकड़े आए हैं वो बड़ी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि एक दिन में 10 मामले अब तक नहीं आए थे। 2 या 3 ही मामले एक दिन में आते थे, लेकिन अब ये क्योंकि कोरोना वायरस पांव पसारता जा रहा है लगातार, अब तक इसमें ये भी अपडेट कर दूं कि 948 ऐसे पैसेंजर्स हैं, ऐसे मुसाफिर हैं जो बाहर के देशों में गए थे, सफर कर रहे थे, उनको कोरोना वायरस अफेक्टेड जो कंट्रीज में थे और उनको बाहर वहां से निकाला गया और उनको अपने देश यानी कि इंडिया वापस लाया गया। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो दूसरे देशों के थे, उनको भी वहां से निकालकर बचाया गया। तो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज भी बैठकें चल रही हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि पीएमओ की तरफ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले 60 मामले बड़ी संख्या है, लगातार जो मामले आए हैं ये सरकार के लिए। और रवि, सबसे ज्यादा चिंता केरल में भी होनी चाहिए क्योंकि 8 ताजा मामले वहां से सामने आए हैं। पहले हालांकि 3 केस सामने आए थे जो ठीक होकर घर भी चले गए थे। शुरुआती मामले केरल से ही थे, जो 3 मामले सामने आए थे वो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था कुछ दिन पहले ही, यानी कि वो अस्पताल में थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो जो ठीक हुए उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। लेकिन एक दिन में 8 मामले केरल से,
सबसे ज्यादा मामले केरल से ही आ रहे हैं। उसके पहले भी 3 से 4 मामले केरल से आए थे। एक छोटी बच्ची का भी मामला केरल से ही आया था 3 साल की। तो लगातार केरल से भी मामले आए हैं। दिल्ली और एनसीआर से भी कुछ मामले आ रहे हैं। हालांकि उतनी ज्यादा संख्या दिल्ली एनसीआर में नहीं है, क्योंकि सतर्कता यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। जिस तरीके से मामले केरल में आ रहे हैं वो बड़ी चिंता के विषय है। जी रवि, आप नजर बनाए रखें।